यस, सब ज्वाइंट हो गए मेरे ख्याल से। बाकी लोग कहाँ गए आज? हैं, कोई दूसरी क्लास चल रही क्या आप लोगों की? नो सर। अच्छा, आज इतने ही पार्टिसिपेंट्स हैं। शैल वी स्टार्ट द क्लास? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हाँ, कल हमने टॉर्क वगैरह के रिलेशन सारे देख लिए थे, है ना। डाइपोल में टॉर्क कैसे लगता है, वो सारा फंडा हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। ठीक है, वहाँ तक सब क्लियर हो ना? चलो, कहाँ तक हम पहुँच गए थे कल की क्लास में? हमने टॉर्क वगैरह के रिलेशन सारे देख लिए थे। हमने एनर्जी भी कैलकुलेट कर लिया था। टॉर्क का वैल्यू हमें कितना मिलता था? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये हमें टॉर्क का वैल्यू मिलता था जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, है ना। जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो हमें टॉर्क का ये वैल्यू मिलता था, विच इज़ पी साइन थीटा। इसको हमने इंटीग्रेट करके फिर एनर्जी का वैल्यू भी निकाला था, वर्क का वैल्यू निकाला था, और वही आपका एनर्जी के बराबर था। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका जितना भी वर्क डन था सारा का सारा स्टोर हो जाता था, है ना। यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट? तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलता था? पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलता था माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मिलता था, है ना। यस, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का हमें ये टर्म मिलता था, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टॉर्क के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा। सपोज करो हमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना मिला, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आता था? माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सपोज करो थीटा 1 का वैल्यू आपका 90 डिग्री है और थीटा 2 का वैल्यू आपका थीटा के बराबर। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मुझे इसका कर्व प्लॉट करना है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं व्हाट इज द ग्राफ फॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप देख सकते हो माइनस पी कॉस थीटा है, मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, विच इज़ माइनस पीई, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो 0 पे आपका ग्राफ नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, तो आपका इस तरह से कर्व आएगा। कॉस का फंक्शन है और नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ ऐसे पलट जाएगा।
इस तरह का आपको कर्व मिलेगा और 90 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। माइनस पी कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 0 डिग्री पे नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, मतलब माइनस पी के बराबर, ठीक है। तो ये आपका कर्व आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा के बीच, ठीक है। ये कर्व सबको समझ आया कैसे ड्रॉ किया हमने? माइनस पी कॉस थीटा को मैंने प्लॉट किया है। माइनस पी कॉस थीटा को आप थीटा की डिफरेंट 2-3 वैल्यूज रख के पुट करके देख लो और उसको कर्व प्लॉट कर दो। कोसाइन का फंक्शन आपको पता ही रहता है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इतना पता ही रहता है, जो नॉन मैथमेटिक्स है उन्हें भी थोड़ा आइडिया तो रहता है साइन और कोसाइन के कर्व के बारे में, है ना। बहुत जगह पे हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत जगह पे ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है, आपको पता ही रहता है सब, ठीक है। साइन और कोसाइन के कर्व हम सबको पता रहते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो ग्राफ आपको बता दिया कि एनर्जी वर्सेस थीटा के बीच में जब हम कर्व प्लॉट करेंगे तो इस तरह का कर्व का नेचर हमें मिलता है, ठीक है। इस तरह का कर्व का नेचर हमें मिलता है। चलो एक सवाल और करते हैं, जो कल हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था। एक अच्छा सा एग्जांपल और सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी और ये कंसेप्ट और पक्का हो जाएगा। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट मासेस है which are connected by a non-conducting rod। 2 पॉइंट मासेस, दोनों का मास m गिवन है और दोनों का चार्ज ऑपोजिट है, एक प्लस q है और दूसरा माइनस q है। और ये रॉड कैसी है आपकी, नॉन कंडक्टिंग। दिस रॉड इज योर नॉन कंडक्टिंग रॉड और इस रॉड का मास भी m है। रॉड का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। रॉड का मास भी आपको m दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इसका एंगल भी आपको गिवन है, दिस इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से 53 डिग्री के एंगल पे रखा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में हमने इसको रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द रिलीजिंग। जैसे ही मैंने इस रॉड को रिलीज किया, जस्ट रिलीज के बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन इस रॉड का कितना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया भी है, सिंपल भी है। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन से समझ जाना चाहिए कि आपको टॉर्क से रिलेटेड ये सवाल है ना, क्योंकि डाइपोल जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे किसी एंगल पे तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क क्या करेगा, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। स्टेबिलिटी कब आएगी इस डाइपोल पे, है ना। ये जो डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू का, जो रॉड के साथ अटैच्ड है, ये स्टेबल कब होगा बताओ, ये स्टेबिलिटी को कब अचीव करेगा। What is the condition when this rod will achieve stability? हाँ, जब 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा तब ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री पे ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। वेरी गुड, है ना। तो ये रॉड को जैसे ही आप रिलीज करोगे तो ये रॉड की टेंडेंसी होगी कि वो 0 डिग्री को अचीव करना चाहेगा, मतलब वो रॉड इस पोजीशन में आना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होना चाहेगा। तो θ1 तो हमें दिया हुआ है, इनिशियल थीटा आपको दिया हुआ है 53 डिग्री, और θ2 हमें पता है फाइनली ये तब तक रोटेट होगा जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए θ2 का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमें θ1 का वैल्यू भी पता है, θ2 का वैल्यू भी पता है, तो हम टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1। यहाँ से हमें टॉर्क का वैल्यू पता चल जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा,
डाइपोल मोमेंट आप निकाल लोगे। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, चार्ज इंटू लेंथ माइनस QL इंटू ई, cos 0 इज 1, थीटा टू 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस cos 53। अब ये कितना हो जाएगा, अच्छा टॉर्क निकाल रहे कि एनर्जी निकाल रहे, तो हमने एनर्जी निकाल दिया, टॉर्क थोड़ी निकाल रहे। हाँ ये तो हमने एनर्जी निकाल दिया बेटा, एनर्जी नहीं निकालना, हमें टॉर्क निकालना है। ये तो मैं आपको एनर्जी निकालना सिखा रहा हूँ, हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, हमें एनर्जी थोड़ी निकालना है, हमें तो टॉर्क से मतलब है। टॉर्क निकालोगे, टॉर्क कितना होगा, माइनस पी टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, है ना। और यही टॉर्क आपका आई अल्फा के बराबर होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, इतना रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है। पी साइन थीटा का वैल्यू आपका किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर। तो यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा विच इज पी साइन थीटा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब निकालना जानते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको निकालना आता है। आपको 3 मासेस दिए हुए हैं, जिनको नहीं आता वो इधर देख लेंगे। 3 मासेस आपको पता है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, ml²/12, ठीक है। ये मास का क्या होगा, mr², तो m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से 2 मासेस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो दोनों का ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका यहाँ से निकल जाएगा। रॉड का भी निकालोगे और ये 2 मासेस का भी निकालोगे, ठीक है। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दोगे, थीटा आपको पता है, पी आपको पता है, ई आपको पता है, साइन 53 यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ से आपको अल्फा मिल जाए, ठीक है। अल्फा का वैल्यू तो सिंपल था। अच्छा अगर मैं बोलता ऑल्सो फाइंड द एक्सटर्नल वर्क, है ना, एक्सटर्नल वर्क अगर मैं आपको फाइंड करने को बोलता कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन आप निकाल देते विच इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सटर्नल वर्क डन अगर हमें निकालना होता तो हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लेते, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपको निकालना आता ही है, ठीक है, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा अब मैं इस पर, आगे चलते हैं नए फंडे की तरफ, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो ना। चलो अब सपोज करो हमारे पास एक डाइपोल है, और अब मैंने उस डाइपोल को यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा। अभी तक हम ऐसे पढ़ते थे कि हमने किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब होता था आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती थी हर जगह पे, हर पॉइंट पे। अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, सपोज ए पॉइंट की बात करूं या बी पॉइंट की बात करूं या फिर सी पॉइंट की बात करूं, तो सभी पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जब हमने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। सपोज करो हमने किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन है एक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, ए पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलग होगी, है ना। पोजीशन के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होने लगती है तब हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सपोज करो मैंने कोई डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, लेट्स से दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज, ये आपका डाइपोल फॉर्म हो गया। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो लेंथ है सपोज करो dx है, दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ कितनी है, dx है, ठीक है। अब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी
EX, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E ऑफ x प्लस डी एक्स, ठीक है। dx लेंथ के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर से सप्लाई किया, देखो विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपकी सप्लाई करी यूनिफॉर्म, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू q इंटू ई, विच इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस डी एक्स। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, q इंटू ई एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, तो दोनों पॉइंट्स पे आपका फोर्स अलग अलग लगेगा। पहले क्या होता था, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो यहाँ पे भी आपका फोर्स क्यू ही लगता था, यहाँ पे भी आपका फोर्स क्यू ही लगता था, तो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों फोर्स आपके कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, विच इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपके जो दोनों फोर्सेस है कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? फिर से बताता हूँ, चलो फिर से बताता हूँ। हाँ, एक बार फिर से सुनते हैं हम। हमें चलो नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, मान लो हमें कुछ भी नहीं समझ आया, इधर आ जाओ, फिर से आओ। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रखा, अब आप लोग आंसर करना तो आपको पता चलते जाएगा। दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और मैंने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस डाइपोल को रखा, तो इस डाइपोल पे क्या होता था, इस पॉइंट पे फोर्स लगता था विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर, और इस पॉइंट पे भी फोर्स लगता था Q इंटू ई के बराबर। तो होता क्या था, आपका नेट फोर्स क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, और नेट टॉर्क भी आपका जीरो हो जाता था। तो हम इसको बोलते थे आपका डाइपोल क्या, स्टेबल है, ठीक है। ये तो वो केस है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी। यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। इस पॉइंट पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती थी, और बी पॉइंट पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, ई होती थी, बिकॉज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये वाला केस हम पढ़ चुके हैं, ये वाला केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला केस तो सबको समझ आता है ना, ये वाला केस हम सबको समझ आता है। हाँ, फर्स्ट वाला केस सबको क्लियर है। अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको नॉन यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म कर दिया। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब x का फंक्शन है। सपोज करो x का फंक्शन मतलब, सपोज करो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कोई फंक्शन है x² + 5, इस तरह का आपका कोई फंक्शन है x का, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, मुझे नहीं पता क्वाड्रेटिक है, लीनियर है कि क्यूबिक है, मुझे नहीं पता, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, x का कोई भी फंक्शन हो सकता है ना। तो जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करोगे, x = 0 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी, x = 1 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, x = 2 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी। इस तरह से आप जैसे जैसे x की वैल्यूज को चेंज करते जाओगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो अब मैंने डाइपोल को इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और देखता हूँ इस पर क्या चेंज आता है। सपोज करो मैंने एक डाइपोल लिया, दिस इज अगेन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, -q and +q,
अब मैंने इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मीन्स E इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो Ex है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अब सपोज करो A और B के बीच की लेंथ आपको दी हुई है dx। ठीक है, A और B के बीच की दूरी कितनी दी है? dx। क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल के में दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ बहुत ही छोटी होती है, तो उस छोटी सी लेंथ को मैंने dx से डिनोट किया। ठीक है, तो अब जब A पॉइंट से B पॉइंट पे आप जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो चेंज हो गई Ex से लेके Ex प्लस dx। ठीक है, क्योंकि हम dx लेंथ आगे चले गए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E ऑफ x प्लस dx। अच्छा, अब फोर्स की अगर मैं बात करूं तो अब दोनों पॉइंट्स पे फोर्स अलग अलग लगेगा। B पॉइंट पे फोर्स लगेगा विच इज Q इंटू E ऑफ x प्लस dx, और A पॉइंट पे फोर्स लगेगा Q इंटू E ऑफ x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको समझ आया सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लिया? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी डाइपोल को रखा, तो देखते हैं उस डाइपोल पे क्या चेंज आता है। तो अब उस डाइपोल पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा इस डाइपोल पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? देखो, नेट फोर्स विच इज इक्वल टू Q इंटू E ऑफ x प्लस dx। अब देखो ये राइट साइड लग रहा है तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और ये लेफ्ट साइड लग रहा है तो इसको मैं नेगेटिव कंसिडर कर लेता हूँ। फोर्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स हो जाएगा Q इंटू E ऑफ x प्लस dx माइनस Q इंटू E ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ, यहां तक सबको क्लियर हुआ कैसे हमने नेट फोर्स निकाला? ठीक है, चलो नेट फोर्स अगर सबको क्लियर हुआ, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। देखो, बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो, चार्ज इनटू डिस्टेंस आपका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, है ना। अब आप Q दोनों में से कॉमन ले सकते हो, दोनों में से आप Q को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा Q इंटू dx, और इन ब्रैकेट आपका आ जाएगा E ऑफ x प्लस dx माइनस E ऑफ x अपॉन dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये तो मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया P, चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखो, डाइपोल मोमेंट यही तो होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों के बीच का dx मैंने लिया था, तो मुझे डाइपोल मोमेंट मिल गया P। ठीक है, और अगर इस टर्म को मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज नोन एज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ई ऑफ एक्स प्लस डी एक्स और ई ऑफ एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डी ई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। ई ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। इसको कई बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल लेके समझाया था। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, और आपने ई ऑफ एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू सपोज करो 0 है ना, तो ई ऑफ 0 आपने निकाला, तो ई ऑफ 0 आपको कितना मिल गया, 5। फिर आपने x प्लस डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू सपोज करो आपका 1 है, तो 0 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपको E1 मिल जाएगा। सपोज करो E1 आपको मिल गया 6। तो जब आप E1 माइनस E0 करोगे तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा ना। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 क्या होगा, आपका DE होगा, विच इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल वही कंसेप्ट मैंने लगाया है। जब मैं E ऑफ एक्स प्लस डी एक्स में से E ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना। तो यहाँ से मुझे नेट फोर्स पता चलेगा किसी भी डाइपोल पे, जब उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर नेट फोर्स इतना लगेगा, विच इज इक्वल टू P इंटू डी अपॉन डी एक्स। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सबको? यस हाँ, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो, तो अब इस पे देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है जेई। देखो इधर, सपोज करो हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, a short dipole is placed on the axis of a uniformly charged ring। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास और इसका चार्ज है प्लस Q, इसका रेडियस है R, और एक्सियल पॉइंट पे सपोज करो यहाँ पे एक डाइपोल है P। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है और इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है R/√2 पे, x इक्वल टू R/√2 पे एक डाइपोल को हमने प्लेस किया। हमें फाइंड करना है कि इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा इस रिंग की वजह से। इस रिंग की वजह से इस डाइपोल पे कितना नेट फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई में, है ना। रिंग की वजह से डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा। तो हमने अभी अभी देखा कि नेट फोर्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू P इंटू डी बाई डी एक्स, P इंटू डी बाई डी एक्स, यही होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कितनी होती है बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी भी एक्सियल पॉइंट पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। यस एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालते थे, रिंग की वजह से अगर हमें किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द रिंग, तो रिंग की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQX अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। याद करो अपने पुराने दिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ड्यू टू द रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, यही होता था। यस हाँ, वेरी गुड। ये तो सबको याद है ना, इसके भी डेरिवेशंस कराए हुए मैंने, है ना। ये सबको याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डी बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है। और जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डी बाई डी एक्स मिल जाएगा, और फिर उसको आप जैसे डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा उस डाइपोल पे जो इस रिंग की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो सब जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करके बताओ कितना फोर्स लगेगा। x की वैल्यू आपको दी हुई है विच इज r/√2। r/√2 पे आपको फाइंड करना है। r/√2 पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू r/√2 वैल्यू रखो। देखो आपको d बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है। सबको फाइंड आउट करना है, फटाफट जल्दी से बताओ। यस, डन। हाँ देखो, प्रियांशी ने आंसर निकाल दिया। d इज इक्वल टू माइनस के क्यू रूट 2 अपॉन आर की पावर 4। ये कैसा आंसर आ रहा है? d बाई डी एक्स निकालना है आपको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा के क्यू, डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो पावर रूल लगाओगे यहाँ पे 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 2x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब हो जाएगा इसका ना, स्क्वायर करोगे तो क्यूब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख लो। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम हो जाएगा। इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये दोनों टर्म आपके सेम आएंगे, और जब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका डी बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, डी बाई डी एक्स का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करोगे r/√2, x का वैल्यू पुट करोगे r/√2। इसको आप सॉल्व करके देखो, न्यूमरेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा, है ना। न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो सब लोग देख लेना इसको चेक करके, आपका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इससे आपको पता चल गया कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी डाइपोल को तो उस पर कितना फोर्स लगता है। यहाँ से हमने वो कैलकुलेट किया। अब सपोज करो हमारे पास एक डाइपोल है और एक चार्ज है ना। सपोज करो हमारे पास एक डाइपोल है और एक चार्ज है। ये हमारा डाइपोल है विच इज प्लस क्यू, दिस इज योर माइनस क्यू, और यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है। सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज रखा है
लेट्स से दिस इज कैपिटल Q, ठीक है। और हमको फाइंड करना है कि इस डाइपोल की वजह से, है ना, डाइपोल की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू डाइपोल। सपोज करो हमें पूछा गया कि ये वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये डाइपोल अरेंजमेंट की वजह से, जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे पता चल जाए कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं फोर्स निकाल लूँगा इजीली, है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि डाइपोल की वजह से उस पॉइंट चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए, कि मैं इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट का नाम है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। अब ये एक्सियल पॉइंट है, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल। यस, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल की वजह से, बताओ। दिस इज अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, आप इसको शॉर्ट डाइपोल अज्यूम कर सकते हो। हाँ, टू सब लोग खा गए, 2 kp/r³। बेटा अभी तो कल परसों की क्लास में पढ़ाया था 2 kp/r³। गड़बड़ नहीं करना, 2 का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं लगाओगे ना एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 kp/r³। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया P पॉइंट पे। अब मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स, सिंपल। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इंटू 2 kp/r³। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, देखो वो भी इंपॉर्टेंट। फोर्स किधर लगेगा, अब ये डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस चार्ज पे, वो किस तरफ होती है। इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बताओ। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा, पल्लव जगानी ने बोला राइट साइड, देखो बिल्कुल सही बताया। तो फोर्स आपका इस पॉइंट पे लगेगा राइट साइड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट की वजह से। देखो मेरी बात सुनो, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका जो होता है ना वो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस चार्ज पे। समझ आया, यस। हाँ चलो, ये पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। फोर्स का वैल्यू हमें निकाल लिया। सपोज करो हमें इस तरह का अरेंजमेंट दिया होता, यहाँ पे एक चार्ज दिया है +Q और आपका डाइपोल ऐसे रखा होता, दिस इज योर +Q चार्ज, स्मॉल q एंड दिस इज योर -Q, ठीक है। सपोज करो आपका डाइपोल ऐसे रखा है और ये चार्ज का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। अब अगर मैं आपको बोलता व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से अगर मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालना है तो वो फोर्स कितना होता।
तो किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो डाइपोल की वजह से आप सबसे पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? kp/r³। हाँ देखो, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना आपका, दिस पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, ये आपकी डाइपोल की एक्सिस है, एंड दिस पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, विच इज इक्वल टू kp/r³, और जब आप इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स का वैल्यू पता चल जाए। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर जाएगी, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लगेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा था। देखो, ऊपर वाले केस में अगर ध्यान से आप एनालाइज करो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगी। लेकिन है ना, दोनों चार्जेस की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी हमने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, उसके डायरेक्शन में आपका फोर्स लगे। जिस डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। अच्छा, अब डाइपोल पे फोर्स तो लगा नीचे की तरफ, है ना। डाइपोल पे फोर्स किधर लगा? सॉरी, ये पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लगा? नीचे की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड है kp/q/r³। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर पॉइंट चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है तो इसका रिएक्शन डाइपोल को भी मिलेगा, और डाइपोल पे वही फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। डाइपोल पे सेम फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और पॉइंट चार्ज पे सेम फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोनों पे फोर्सेस लगेंगे। इस पे तो फोर्स हम इजीली निकाल सकते हैं, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आपका डाइपोल पे लग जाए, ठीक है। हाँ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वाला फंडा हमने लगाया। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा ये बताओ। तो डाइपोल पे फोर्स आपका पॉइंट चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। चलो एक आध एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। अब आप लोग बताओगे, सपोज करो हमारे पास दो डाइपोल है। अब आपको ट्राई करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ इस तरह का। सपोज करो ये हमारी एक्सिस है और यहाँ पे एक डाइपोल है P1 वेक्टर, दिस इज योर डाइपोल 1, और यहाँ पे दूसरा डाइपोल है P2 वेक्टर, दिस इज डाइपोल 2। दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है। दोनों से सेंटर का डिस्टेंस हमें पता है, विच इज r, ठीक है। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल 2। वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू डाइपोल 1, है ना। हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू फोर्स ऑन डाइपोल 2, फोर्स ड्यू टू डाइपोल 1 ऑन डाइपोल 2। What will the force on dipole 1, sorry dipole, dipole 1 due to dipole 2? फोर्स ड्यू टू डाइपोल 1 ऑन डाइपोल 2, मतलब
डाइपोल 1 की वजह से दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है ना। ये आपका क्वेश्चन, आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा था, अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना कि फोर्स इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इनटू डी बाई डी एक्स। फोर्स इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इनटू डी बाई डी एक्स। ये रिलेशन हमने अभी अभी पढ़ा। फोर्स इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इनटू डी अपॉन डी एक्स। ये रिलेशन सबको पता चला। हाँ, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ड्यू टू डाइपोल 1। तो डाइपोल 1 की वजह से निकालना है, तो किस पे निकालना है, डाइपोल 2 पे निकालना है। तो हमें 2 पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे आप P2 यूज करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, 1 की वजह से प्रोड्यूस होगी। जब हमें 2 पे फोर्स निकालना है तो डाइपोल मोमेंट 2 का यूज करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, 1 की वजह से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ही 2 पे फोर्स लगाएगी और 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे फोर्स लगाएगी और 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे फोर्स लगाएगी। तो अभी हमें F2 निकालना है। तो F2 क्या होगा, देखो P2 इंटू DE1 अपॉन DX। तो देखो फर्स्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, तो ये एक्सियल एक्सिस है और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, 2 kp अपॉन आर क्यूब। बहुत बढ़िया, मितेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 2 kp अपॉन आर क्यूब। तो हमने वही किया, देखो d बाई डी एक्स या फिर d बाई डी आर, जो भी आप यूज़ करते हो, d बाई डी आर ऑफ kp 2 kp अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आर का फंक्शन है तो इसको d बाई डी आर से रिप्लेस कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। और P यहाँ पे किसका होगा, 1 का, विच इज P1। ठीक है, सो P2 इंटू, इसको d बाई डी आर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, P2 इंटू, सॉल्व करके देखो इसको कितना आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ, फोर्स कितना लगेगा। हाँ, डेरिवेटिव करो, उसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ मेरे को कितना फोर्स लगेगा। यस, -6 P1 P2 अपॉन आर की पावर 4। बहुत बढ़िया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -6 P1 P2 अपॉन आर की पावर 4। ये हमारा F2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, सपोज करो हमें डाइपोल इस तरह से दिया रहता, एक डाइपोल वेक्टर हमें ऐसे दिया रहता, दिस इज योर P1, और दूसरा डाइपोल हमें इस तरह से दिया रहा, दिस इज योर P2। ठीक है, सपोज करो हमें डाइपोल इस तरह से दिया रहता, दिस इज योर P1 डाइपोल वेक्टर, दिस इज योर P2 डाइपोल वेक्टर। और वापस दोनों से सेंटर का डिस्टेंस हमें पता है, इस सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस सपोज करो r है। अगेन यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस डाइपोल, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकेंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, है ना। सपोज करो हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन सेकेंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल। फिर से वही फंडा लगा के आप निकालोगे, सेम फंडा लगाओगे, कोई चेंज नहीं करना है हमें।
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आपको निकालना है, ठीक है। फोर्स ऑन सेकेंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल। हाँ, फाइंड करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर। कुश पटेल ने निकाल दिया, देखो -3K P1 P2/r⁴। मितेश सैनी का भी आ गया, सबका आंसर आना चाहिए। अब देखो आपके डाइपोल इक्वेटोरियल एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो इक्वेटोरियल का फंडा लगाओगे और वैल्यू फाइंड करोगे। यस, केशवी राणा का भी आंसर आ गया, 3K P1 P2/r⁴। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका डाइपोल वाला कंसेप्ट सारा कंप्लीट होता है। एक बार डाइपोल को अच्छे से रिवाइज करते हैं। डाइपोल में क्या तक पढ़ा था हमने डाइपोल से रिलेटेड सारी बातें कर ली है। जितनी भी बातें हम डाइपोल से रिलेटेड कर सकते थे वो सारी हमने कंप्लीट कर दी है। JEE तक हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हाँ, पल्लव जगानी का भी बिल्कुल सही आंसर है। प्रियांशी ओझा, प्रियांशी का भी करेक्ट आंसर है। यस, अच्छा, डाइपोल से रिलेटेड अब हम सारी चर्चा कर चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक्सियल पॉइंट पे पता होनी चाहिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पता होनी चाहिए। जल्दी से बताते जाओ। अगर आपका डाइपोल शॉर्ट है तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kp/r⁴। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होगी, kp/r⁴। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने बता दी। बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एक्सियल पॉइंट पे शॉर्ट डाइपोल की वजह से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज kp/, यस, kp/r²। वेरी गुड। देखो यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे r³ नहीं आता है ना। पोटेंशियल में क्या आता है, kp/r²। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाता है, यस, 0 हो जाता है। बहुत बढ़िया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल 0 हो जाता है। फिर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिलती थी, सपोज करो किसी r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे आपका कोई पॉइंट है और हमें उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डाइपोल मोमेंट आपका क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिलती थी बताओ। हाँ, ये सब रिलेशंस आपको अब आने चाहिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? भावना शर्मा, मितेश सैनी, कुश पटेल, केशवी राणा, ललित प्रजापत। यस, हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलता था बताओ। हाँ, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। वेरी गुड। अब ये सब रिलेशंस हमें ऑन टिप्स होने चाहिए। फटाफट जैसे भी क्वेश्चन आए तुरंत हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन योर पोजीशन वेक्टर एंड योर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट और पोजीशन के बीच का एंगल आपका थीटा होता है। अच्छा, नेट पोटेंशियल हमें कितना मिलता था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल? r, थीटा पे अगर आपका कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो क्या वैल्यू मिलता था हमको? kp cos θ/r²। बहुत बढ़िया, kp cos θ/r² आपका नेट पोटेंशियल होता था। अच्छा, इसको डॉट प्रोडक्ट में मैं ऐसे लिखता था, k × p.r/r³। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा रहता था तो इस पर भी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था जिससे आपने नेट पोटेंशियल निकाल दिया था, विच इज p.r × k/r³। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो ऑल ऑफ यू? चलो, इसके बाद हम आज की क्लास पे आ जाएं। तो आज की क्लास में हमने जो भी बातें करी हैं वो सारी बातें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की करी है। किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल का जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, P ×
डी अपॉन डी एक्स, दिस इज द फोर्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस करे। पहले हमने देखा किसी रिंग की वजह से किसी डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे कोई डाइपोल है तो उस पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है वो हमने निकाला। फिर हमने देखा दो डाइपोल्स प्रेजेंट है तो एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पे कितना फोर्स लगता है जब वो एक्शियल पॉइंट पे प्रेजेंट है। फिर हमने देखा दो डाइपोल्स, अगर एक डाइपोल एक्शियल पॉइंट पे है और दूसरा डाइपोल इक्वेटोरियल एक्सिस पे है तो उसकी वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है वो भी हमने कैलकुलेट किया। सबके लिए हमने एक ही इक्वेशन यूज़ करा विच इज़ P इंटू डी अपॉन डी एक्स। सो ये इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। पोजीशन के साथ जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका डाइपोल का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है डाइपोल पे, ठीक है। डाइपोल के जितने भी कंसेप्ट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल से लेके पोटेंशियल से लेके पोटेंशियल एनर्जी से लेके वर्क तक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाल लिया, टॉर्क भी निकाल लिया, डाइपोल मोमेंट भी हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम अच्छे से सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, एक बार आप देख लोगे तो आपको दिमाग में आ जाए। अगर हमारे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड एमर्ज करती, ठीक है। लेकिन कई बार एक आध क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज से आ जाता है, इसलिए इसको बहुत हल्के में नहीं लेते अपन, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज करो हमारे पास एक डाइपोल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी। अब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, ये मेरा डाइपोल अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी डाइपोल में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से एमर्ज करेगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव में एमर्ज हो जाएगी। पॉजिटिव से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलेगी और नेगेटिव में एमर्ज हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव में आपकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव में हमेशा फील्ड लाइंस एमर्ज होती है और पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइंस बाहर को निकलती है, ठीक है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आपकी बाहर को निकलती है, नेगेटिव से फील्ड लाइंस आपकी अंदर को एमर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये डाइपोल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, ठीक है। सबको पता होगा ये चीज़, है ना। वेरी गुड। अच्छा, सपोज करो हमें दो पॉजिटिव चार्जेस दे दिए, देखो इधर, सपोज हमें दो पॉजिटिव चार्जेस दे दिए। दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस किस तरह से जनरेट होगी बताओ। इफ़ यू हैव गिवन टू पॉजिटिव चार्जेस तो फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होगी, अब बताओ। यस, दो पॉजिटिव चार्जेस आपको दिए हैं तो फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होगी? हाँ, अवे मूव करेगी। देखो बहुत बढ़िया, चंदन ने बताया, दोनों फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी? दूर जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव से आपकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ एमर्ज होती है, इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगी, है ना। टकराएंगे नहीं लेकिन दूर भागेंगे। तो इस तरह का आपको पैटर्न मिलेगा जब आपने दो पॉजिटिव चार्जेस रखे। देखो ये जो रीजन है यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगी, ये वाले रीजन, इस रीजन में आपकी कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगी,
ठीक है, एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जहाँ पे आपकी कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगी। अच्छा, फिर हमें पता है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। क्यों ऐसा? दो फील्ड लाइंस कभी भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, क्योंकि हमारे पास दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। हाँ, दो डायरेक्शंस हमारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारी दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जेई में। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, फील्ड लाइंस के ऊपर ही आया था क्वेश्चन। सपोज करो हमारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से हमारी फील्ड लाइंस जा रही, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी कि इस पॉइंट पे होगी। यस, सबसे ज़्यादा डेंस रीजन कौन सा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से? हाँ, ए पॉइंट होगा। बहुत बढ़िया। ए पॉइंट जो है आपका मोर डेंस होगा एज कंपेयर टू बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट आपका जो होगा वो बी पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया था इस कंसेप्ट पे। सपोज करो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको एक चार्ज दिया हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स फ्रॉम अ चार्ज Q, सपोज एक चार्ज Q है और इसमें से बोला गया इसमें से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, तो 2Q चार्ज जब आपका होगा तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ अब इसमें क्या सॉल्व करना था? कुछ सॉल्व करने जैसा है क्या? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन गायब हो गया क्या? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, लेट मी चेक। हाँ, मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ, रुको। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी दिखाता हूँ स्क्रीन। देखो, अब दिख रहा है क्या? स्क्रीन नॉट दिखाइंग। अब देखो, अब दिखाइंग। नाउ इट इज विजिबल। यस, स्क्रीन नॉट दिखाइंग, स्क्रीन इज दिखाइंग। अब दिख रहा है ना? यस, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया था, हमारे पास कोई चार्ज Q है और उसमें से बोला था सपोज Q चार्ज में से 10 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, तो 2Q चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी? बताओ, ओरल क्वेश्चन। 20 निकलेगी। बताओ, बिल्कुल सिंपल जवाब था, क्योंकि आपका चार्ज जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जितना ज़्यादा आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी। ठीक है, तो Q में से अगर 10 निकल रही है तो 2Q में से कितनी निकलेगी? 20। बिल्कुल सही जवाब। यही ऑप्शन आपको टिक करना था एग्जाम में। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, नीट वाले खुश हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते नीट में। ठीक है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मैं आपको पूछता हूँ। सपोज इफ अ चार्ज इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अगर मैंने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया, मेरे पास एक चार्ज है, दिस चार्ज इज Q0, और मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया। सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो माय क्वेश्चन इज दैट
विल इट फॉलो द लाइन्स ऑफ फोर्स? क्या वो लाइन्स ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा? यस। If a charge is released in an electric field, the question is that will it follow lines of force? क्वेश्चन समझ आया? नो। इसका आंसर देखो यस भी है और इसका आंसर नो भी है। इसके दो आंसर्स है। इसका आंसर यस भी है, इसका आंसर नो भी है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वेदर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अभी हमने दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करी। एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे रीजन में और हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। सेकेंड केस है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रिलीज करते हो तो वो लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा। सपोज करो प्लस क्यू नॉट रिलीज किया और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने लॉन्च कर दिया, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और ये लाइंस ऑफ फोर्स को बिल्कुल फॉलो करेगा। दिस विल फॉलो लाइंस ऑफ फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में मैं रिलीज करूंगा किसी चार्ज को तो वो चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करेगा, उसका पाथ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए इसका आंसर येस भी है और इसका आंसर नो भी है। डायलेमा वाला क्वेश्चन था, इसके दोनों आंसर्स पॉसिबल है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना। चलो ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। कल की डेट में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आपका गॉस लॉ वाला जो पार्ट है वो सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ वाला हम सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम ये वाले पार्ट को ओवर कर रहे हैं। आप डाइपोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर लोगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डाइपोल के लगा लोगे और इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते जाना, ठीक है। तो बस ये टॉपिक तो आज आपका कंप्लीट हो गया। कल हम फ्लक्स चालू करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे और गॉस लॉ को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यस, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर, ओके बेटा। चलो आज मैं आपकी क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा एंजॉय करो, कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। हाँ ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा। अच्छा ये भिंडी कौन है, मेरे को बताओ, भिंडी किसका नाम है? बहुत भिंडी भिंडी कर रहे हो, लवारा लवारा पता नहीं क्या लिख रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो। ये लवारा का मतलब क्या होता है बताना जरा, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। बेवकूफ़ी, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो मीटिंग एंड करते हो।